सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आवाज सबको आ रहा है? जी इसरा जी आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है सर। महाराष्ट्र की कुलदेवता माता भवानी, आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, मनोदेवता भारत माता, इन सभी को वंदन करके मैं मेरा आज का विषय देने जा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं जिस संगठन के सामने बात कर रहा हूं उनका उद्देश्य ही पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। इस पंक्तियों पे सारा संगठन खड़ा हुआ है। कोरोना की महाभयंकर लड़ाई चालू है। गत कई महीनों से हम इस लड़ाई से मुक्त नहीं हो पा रहे। सारी दुनिया इससे लड़ रही है और इसमें हमारे डॉक्टर्स, इसमें हमारे पुलिस, उसमें हमारे सफाई कर्मचारी, इसमें कई 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 सारे योद्धा अपनी पूरा तन मन धन झोंक कर लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे सारे के सारे रेलवे कर्मचारी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। आपने अगर देखा कि ट्रैकमन्स काम कर रहे हैं, गैंगमैन काम कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर ड्यूटी कर रहे हैं, टीएनसी ड्यूटी कर रहे हैं, शंटिंग मास्टर ड्यूटी कर रहे हैं, टीसी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने अपने कई लेवल्स पे हम अपना अपना काम चालू रखा हुआ है। लोगों की दृष्टि से गाड़ियां तो बंद है, लेकिन जिससे मूलभूत आवश्यक सामान पहुंचाना पड़ते हैं वो तो रेलवे ही कर रही है। मैं कोरोना की इस भयावह लड़ाई में जो जो योद्धा लड़ रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमन करता हूं। आज का विषय है मेरा संगठन मेरा परिवार। सही तो जानबूझ के ये विषय मैंने लिया था। न जाने क्यों बचपन से मेरे मन में ये हमेशा आता था कि जिसके पास संगठन है वो सब कुछ। बचपन में मैं स्कूल में जाता था तो एक ही सरनेम के, एक ही परिवार के एक 10-12 बच्चे एक साथ स्कूल में आया करते थे। एकत्रित कुटुंब पद्धति थी, लड़के, चाचा के लड़के वगैरह वगैरह सब एक साथ आते थे और वो 12-13 जन एक साथ जब स्कूल में आते थे और एक साथ जब स्कूल से निकलते थे तो सारे लोग उनकी तरफ देखते थे कि ये इस परिवार के। फर्स्ट से 10th तक यानी कई साल तक जब वो इकट्ठा रहते थे, मुझे नहीं लगता कि उनको कभी किसी ने छेड़ा है या किसी ने उनके साथ कोई मस्ती की है। सब लोग ये प्रयास करते थे कि उन लोगों के साथ मेरी मित्रता हो, वो जो कुटुंब है उसके साथ मैं चलूं। और ऐसा करते करते जब मैं 10th में था और मैं देखता था कि वो सब मिलके 40-50 लोग आते थे एक साथ स्कूल में और 40-50 लोग एक साथ स्कूल से जाते अपने आप। जिसके पास परिवार अच्छा हो उससे लोग अपने आप जुड़ते। जिसका परिवार ताकतवर हो उसको, उसके साथ, परिवार के साथ लोग अपने आप जुड़ते हैं। ये संस्कार मुझे उस स्कूल के बच्चों ने दिया था। स्वाभाविक रूप से 3-4 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यानी उदाहरण के तौर पे हमने लिया कि वन में, जंगल में सबसे बलशाली क्या होता है, सबसे वजनदार क्या होता है? आपने देखा हाथी। हाथी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, हाथी सबसे ज्यादा बुद्धिशील होता है और एक हाथी ही है इतना सब कुछ होने के बाद भी झुंड में रहता है। क्यों झुंड में रहता है? ताकत तो है उसके पास, उसके पास बुद्धि है, उसके पास शक्ति है, उसके पास वजन है, सारे लोग उससे डरते हैं, पूरा जंगल उससे डरता है। जंगल का राजा जिसको कहा जाता है वो वनराज भी हाथी पे हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। तो ऐसा क्या होता है, क्यों झुंड में रहता है? मुझे ऐसा लगता है कि हाथी जैसे शक्तिवान होता है वैसे हाथी बुद्धिमान भी होता है और
वो पहला प्राणी ऐसा है कि जो अपने बुद्धि का पूरेपूर उपयोग करता है और झुंड में रहता है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा यह होता है कि जो हाथी सबसे बूढ़ा होता है उसको भी अकेलापन महसूस नहीं होता, और जो हाथी सबसे छोटा सा होता है, बालक होता है, उसको पूरे झुंड के सुरक्षा का कवच मिल जाता है और पूरा का पूरा उसका परिवार आखिरी तक सेफ रहने में या सुरक्षित रहने में उस पारिवारिक संगठन का उनको उपयोग होता है। मुझे लगता है ये परिवार है। हमने हाथी की तरफ देखना चाहिए। मैंने कुछ जो बातें बोल रहा हूं उसमें कुछ शब्द आएंगे जो समझने वाले। हम सब बुद्धिवादी हैं, हाथी भी बुद्धिवादी है। लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्धिवादियों की या जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो ज्यादा शिक्षित होते हैं, उनका संगठन नहीं होता। हाथी तो सबसे ज्यादा बुद्धिशाली होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे ज्यादा वजनदार होता है, फिर वो झुंड में क्यों रहता है? अपने मन में हमने एक बार सोचना चाहिए, क्या हमसे सबसे कम ताकत वाले छोटे से इंसान को हम कवच नहीं देना चाहेंगे, या सबसे बड़ा है, सबसे उम्र में सबसे बड़ा है, क्या हम अकेला महसूस करने देंगे उसको? ये सारी चीजें जिस परिवार में होती है, जिस संगठन में होती है, मुझे ऐसा लगता है उसको परिवार कहा जाता है। रशिया में, यानी रशिया का एक उदाहरण है, दूसरा महायुद्ध चालू था। दूसरा महायुद्ध में रशिया की काफी हानि हो गई। ऐसा हो गया था कि रशिया परास्त हो गया, खत्म हो गया, और ऐसी स्थिति आ गई थी कि रशिया कहीं का नहीं रहा। ऐसी स्थिति में रशिया के सामने क्या करें समझ में नहीं आता था। रशिया ने आज तक परिवार नाम का शब्द कभी नहीं, उनके दिमाग में नहीं था। वो मानते ही नहीं, परिवार नाम का शब्द ही वो नहीं मानते थे। अपने देश को कभी मातृभूमि मानना वो बिल्कुल लंबे लंबे तक सोचते भी नहीं थे। वो अपने देश को कहीं सोचते नहीं। वो समझते थे ताकत है सब कुछ है, ताकत है सब कुछ है। और आखिरी में दूसरे महायुद्ध में रशिया को बचाने की बात चली तो एक शब्द, एक मुहावरा सबके सामने लाया गया, माय मदरलैंड रशिया। उनको कहा गया कि क्या है? माय मदरलैंड रशिया, हमारा परिवार रशिया। यानी ये जो धरती है वो हमारी मां है, उसको बचाओ, चलो रशिया, माय मदरलैंड रशिया। ये जो रशिया है हमारा परिवार है, चलो बचाओ मेरा परिवार रशिया। जो परिवार को मानते नहीं थे, जो माताओं को मानते नहीं थे, जो धरती मां को मानते नहीं थे, उनको भी उसका सहारा लेना पड़ा। मुझे लगता परिवार शब्द में इतनी बड़ी ताकत अभी तक है, इतनी बड़ी ताकत है। हमने इस शब्द को महसूस करना चाहिए। जो जो संगठन के कार्यकर्ता है उन सब ने इसके बारे में सोचना चाहिए। एक उदाहरण जो अपने बहुत ही नजदीक है उसका देना चाहता हूं। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक पूजनीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जब इन्होंने यानी इनके सोचा गया कि ये अभी कामगार क्षेत्र में काम करेंगे, तो कुछ दिनों के बाद वो इंटक में काम कर रहे थे, कुछ ट्रेनिंग लेने के वजह, लेकिन कुछ दिनों के बाद परिवार में अगर मुझसे कुछ गलती भी होती है तो उसके सुधारने के लिए प्रयास किया जाता है, मुझे समझाया जाता है। परिवार में सबसे छोटा सामान्य कार्यकर्ता भी नेतृत्व दे सकता है और उस पूरे संगठन को चलाने के लिए प्रयास कर सकता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमने ये तो देखा कि संगठन है, उसका परिवार हो गया, लेकिन ये होने के लिए क्या करे? आज तक हमने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, आवश्यक बात क्या होनी चाहिए? हम इस पूरे विषय के मध्यान्ह तक पहुंचे हैं। इस पूरे के पूरे विषय में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? तो हम सारे कार्यकर्ता हमारे संगठन को प्रायोरिटी क्या देते हैं, प्राथमिकता क्या देते हैं? प्राथमिकता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण महाराष्ट्र में है और पूरे देश में एक उदाहरण चल रहा है
जो आप सबको पता होना चाहिए। क्या है प्राथमिकता का उदाहरण? विजयादशमी का त्योहार है। विजयादशमी के त्योहार में दो संगठन के व्यक्ति आज तक मैंने बाहर देखे हैं। दो संगठन, वो क्या करते हैं? एक महाराष्ट्र की शिवसेना के लोग मैंने बाहर देखे, और पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विजयादशमी के दिनों में मैंने बाहर देखे। शिवसेना के लोग, शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना से जुड़े हुए सभी लोग क्या करते हैं? तो मुंबई की तरफ जाते हैं। शिवाजी पार्क में दसरा मेळावा, विजयादशमी में उनका एक मेला होता है, एक सभा होती है, उसको अटेंड करने के लिए जाते। मैंने कई बार उनके कार्यकर्ताओं से पूछा, एक तो बहुत नजदीकी उनका कार्यकर्ता यानी शिवसेना का कार्यकर्ता मेरा मित्र है, मैंने उससे पूछा था, यार इतना सुंदर उत्सव है, विजयादशमी का उत्सव है, तू सुबह जाएगा रात को वापस आएगा, इतने लंबे से जा रहा है, ऐसा क्या होता है यार? तू संघ यानी घर पे उत्सव नहीं मनाना चाहता, विजयादशमी मनाना ही नहीं चाहता? तो उसने एक बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया है, मेरे दिमाग से वो उत्तर नहीं जाता। उसने कहा था कि शिवसेना है इसलिए तो मेरा परिवार है। उसने कहा था शिवसेना है तो इसलिए मेरा परिवार है, और वो उत्तर मेरे दिमाग से नहीं गया। उसकी प्रायोरिटी क्या है कि सारी दुनिया गाड़ियां धो रही है, सारी दुनिया हार से फूलों से अपना घर सजा रही है, सारी दुनिया अलग अलग चीजें कर रही है, और मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं मेरी संगठन की सभा के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वहां शक्ति प्रदर्शन आवश्यक है। संघ के स्वयंसेवक क्या करते हैं? विजयादशमी में पथ संचलन निकालते हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में निकलता है। जब वो पथ संचलन चलता है, लोग गाड़ियां धोते रहते हैं, फूल बनाते रहते हैं, कुछ अलग अलग काम करते रहते हैं, अपने अपनी जगह पे पूरा का पूरा मार्केट भरा रहता है, और दंड लेके सघोष एक ही चाल में सैनिकों जैसे ये सब चलते रहते हैं, और सारी दुनिया को संघ की ताकत दिखाते हैं, संगठन की ताकत दिखाते हैं। संघ के किसी स्वयंसेवक को अगर आपने पूछा कि यार सारी दुनिया गाड़ियां धो रही है, अपने घर सजा रही है, त्योहार की तैयारी कर रही है, तू क्या कर रहा है? क्यों जा रहा है? क्यों कर रहा है इस संचलन में जाके अपना समय बर्बाद? तो वो एक ही बात कहेगा, संघ है इसलिए तो मेरा परिवार है। ये होता है संगठन और परिवार। बाकी तो सर हम चलते रहेंगे। संगठन में क्या होता है? तो संगठन में कई रूप से डिमांड्स होती है, मांगे होती है। संगठन में लड़ाई होती है, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हम हमेशा लड़ते हैं, सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, और अधिक सुविधा होनी चाहिए, और अच्छा सुविधा होनी चाहिए, और अधिक पैसा मिलना चाहिए, और अधिक पैसा मिलना चाहिए। फिर मांगे, फिर सब अधिकारियों के खिलाफ मोर्चे, प्रशासन के खिलाफ मोर्चे, ये सब चलता रहेगा। ये सब करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसका संगठन अच्छा, जैसे अभी आपके अध्यक्ष उमेश जी ने कहा था, जिसका बेस अच्छा है वो सब है। वैसे जिसका परिवार अच्छा है, जिसका संगठन ताकतवर है, जिसका संगठन एकजुट है, एक ताकत, एक विचारी है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। क्या आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि संगठन यानी मित्रता। जिस संगठन के कार्यकर्ता एक दूसरे के मित्र है, उस संगठन को कोई नहीं तोड़ सकता। एक छोटा सा उदाहरण है, मेरा एक अनिल नाम का एक मित्र बीमार हो गया था। हमारा एक बहुत पुराना ये ग्रुप है, और उसका लीवर का प्रॉब्लम आया। डॉक्टर ने उसको 23 लाख रुपए का खर्चा कहा। इसकी पगार ही 22,000 रुपए, वो 23 लाख का खर्चा कहां से करेगा? उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी कथा कही, और हमारे में से हमारी एक मित्र है लड़की, उसने ये ठान लिया कि चलो हम सारा ग्रुप मिलके, हम सारा मित्र परिवार मिलके इसकी जान बचाएंगे। और देखते 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 हमने क्या किया, तो हमारे जितनी पहचान है उन सबसे पैसा मांगना चालू किया। एक स्थिति ऐसी आई कि हमने 22 लाख रुपए जमा किए थे
ये अब भी 1 साल पहले की बात है। उस लड़की के पास 22 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए, अनिल का ऑपरेशन हो गया, बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, अभी अनिल अपने ड्यूटी पे है। ये जो 22, 23, 24 लोगों का एकजुट ग्रुप है, क्या उस ग्रुप को कोई तोड़ पाएगा? क्या उस ग्रुप को परिवार नहीं कहेंगे? क्या उस ग्रुप को संगठन नहीं कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है जो 22 लोग कर पाए, शायद ही 22,000 कर पाते थे, क्योंकि उनमें मित्रता है, क्योंकि उनमें इतनी अच्छी मित्रता है कि वो कोई नहीं तोड़ सकते। उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार। ऐसे भी लोग उस मित्रता में है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस संगठन में मित्रता है वो संगठन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। जिस संगठन में त्याग है वो संगठन सर्वश्रेष्ठ होता है। मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं में त्याग है कि नहीं? कुछ सालों पहले मेरे ऊना डिवीजन में एक घटना हुई थी। एक स्टेशन मास्टर का एक्सीडेंट हुआ था, एक हाथ और एक पांव कट हुआ था। दीनदयाल हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया था। मैंने देखा था स्टेशन मास्टरों की, यानी स्टेशन मास्टरों को उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उसमें काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा था क्या हुआ कि 4 दिन के बाद उसके पहले रिलेटिव आए। 4 दिन तक कई स्टेशन मास्टर ऐसे होते थे कि जिन्होंने अपनी 8 to 16 ड्यूटी की, 16-24 वो हॉस्पिटल में रहते थे। 16-24 ड्यूटी की तो 8 to 8 वो हॉस्पिटल में रहते थे। 8 to 8 ड्यूटी किया तो वो थोड़ा सा नींद करके वापस 16 o'clock आते थे और हॉस्पिटल में खड़े होते थे। और 4 दिन लगातार हजारों हजारों रुपए लोगों ने जमा किए। लाइन से इतनी बॉटल्स ब्लड डोनेट किया कि हॉस्पिटल भी उनको रुकने में मुझे मजबूर किया। हॉस्पिटल ने कहा कि आपका खून बहुत हो गया, अभी हमको नहीं चाहिए। ऐसा समय, यानी सगे भाई के लिए भी जितना नहीं किया जाता उसके कई ऊपर मैंने करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि ये त्याग जिस संगठन में है उस संगठन को कोई हरा नहीं सकता। हमने ये सोचना चाहिए कि ये त्याग लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। संगठन यानी परिवार। हमने देखा कि मित्रता होनी चाहिए। मित्रता की बात क्या होना चाहिए? तो त्याग होना चाहिए। उसके बाद परिवार नाम की संकल्पना मेरे संगठन में अपने आप जुड़नी चाहिए। मेरा एक के तिवारी, मेरा एक संजय राजहंस, मेरा एक अप्पा कुलकर्णी नाम का स्टेशन मास्टर कोविड से जूझ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसको समझा उसके दिल को धक्का बैठा। मुझे ऐसे लगता है कि कई लोगों ने इनके परिवार को फोन किया, कई लोगों ने इनको फोन किया कि भाई तू तो हॉस्पिटल में बिंदास रहे, तेरे परिवार को कोई जरूरत है तो बता, हम लोग हाजिर है। अप्पा कुलकर्णी की तो बेटे को छोड़ने के लिए, उसको एडमिट करने के लिए कई सारे स्टेशन मास्टर गए। उन्होंने ये चिंता ही नहीं की उसके साथ रहने के बाद मुझे भी कोरोना हो जाएगा। दिनेश कांबळे जैसा स्टेशन मास्टर जिसकी वाइफ कोरोना से जूझ रही है, वो खुद अप्पा कुलकर्णी के बाजू में खड़ा है और उनको एडमिट करने का प्रयास कर रहा है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? परिवार का उदाहरण इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये हम में है कि नहीं, ये हमने एक बार सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक ये सारा नहीं है तब तक हम सुरक्षित नहीं। परिवार यानी सुरक्षितता। परिवार यानी क्या? सुरक्षितता। छोटे से छोटे हाथी का बछड़ा सुरक्षित महसूस क्यों कर रहा है? खेल क्यों रहा है? गलतियां क्यों कर रहा है? क्योंकि पूरा परिवार उसके साथ है। तो छोटे से छोटा हमारा कर्मचारी सुरक्षित कब महसूस करेगा? जब सारा का सारा परिवार एकजुट होगा, कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। हम ये कर सकते हैं। संगठन यानी समाज के लिए अच्छा काम, एक संगठन यानी संस्कार। हम सब कर लेंगे। हमने मैत्रिता की, हमने त्याग सीखा, हमने परिवार से रहना सीखा। अब इस संगठन का कुछ उपयोग भी तो होना चाहिए। फिर एक बार एक उदाहरण देता हूं। अपने ही घाट में, लोनावाला के बाजू में नागनाथ और ठाकरवाड़ी करके 2 गांव है। गत 15 साल से, 15 साल बोल रहा हूं मैं, गत 15 साल से लोनावाला के स्टेशन मास्टरों ने इन गांवों को दत्तक लिया है और गत 15 साल से यहां जितनी भी शिक्षण की जरूरत है,
ये पूरी करने के लिए ये स्टेशन मास्टर देते हैं, ये उनको नोटबुक देते हैं, ये उनको बुक्स देते हैं, ये उनको कपड़े देते हैं, ये उनको खिलौने देते हैं, ये उनको सब कुछ देते हैं, पेन, पेंसिल, रबर वगैरह वगैरह सब देते हैं। मेरे बच्चों को मैं सिखा पाया, मैं अभी संगठित हूं, मैं सुरक्षित हूं। अभी मुझे उनके लिए भी सोचना चाहिए जो इस देश में असंगठित है, जो सीख नहीं पा रहे हैं, जो उनको सीखने की जरूरत है। वो हमारे कर्मचारी नहीं है, लेकिन मेरे देश का अविभाज्य घटक है। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये संस्कार भी तो संगठन ही देगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये संगठन का संस्कार भी हमने देना चाहिए। संगठन यानी अभ्यास, संगठन यानी लड़ाई, संगठन यानी जीत। जिसका अभ्यास अच्छा उसकी लड़ाई अच्छी, जिसकी लड़ाई अच्छी उसकी जीत पक्की। एकदम स्पष्ट और क्लियर विषय है। और अभ्यास मैत्री का होना चाहिए, अभ्यास त्याग का होना चाहिए, अभ्यास परिवार का होना चाहिए। जरूरी है हम इन सारे चीजों को देख के अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं या नहीं। दिन बहुत बुरे हैं। ऐसा कहते हैं कि माना अगम अपार सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु रुकना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। यानी बहुत बुरे बुरे दिन आ रहे हैं। हमने देखा कि रेल भी कई जगहों पे प्राइवेटाइज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस समय में क्या कर सकते हैं? तो इस समय में हम अपना परिवार सुरक्षित कर सकते हैं, संगठन इतना ताकतवर कर सकते हैं कि इन सारी समस्याओं से हम लड़ सके, छोटा सा छोटा आदमी सेफ कर सके, बड़े से बड़ा आदमी हमारा वो अकेलापन महसूस ना करे, वो दुख महसूस ना करे। हम ये कर सकते हैं। चलो आओ हम एक अच्छा सा परिवार बनाए। चलो आओ हम इस परिवार की नींव को रखें। मुझे पता है कि हम सारे जिन संस्कारों में से आए हैं, वह संगठन, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ी विचारधारा है, राष्ट्रीय विचारधारा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूरा मेरा बचपन उसमें गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 14 साल मैंने काम किया है। ये मेरा सौभाग्य है। अगर मुझ में कुछ भी अच्छाई है तो वो संगठन ने दी हुई चीज है, उस संगठन के वो संस्कार है। बुराई मुझ में खुद में ही थी, वो मेरे पास है, वो मेरी खुद की। मेरी जो जो अच्छाई है इन्होंने दी हुई। मैं जो भी परिवार जुटा पाया हूं या इन संस्कारों के, यानी उन संस्कारों का कुछ विशेष भाग है। मुझे ऐसा लगता है कि निर्माणों के पावन युग ने हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आओ सब मिलकर देश के लिए काम करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर बार, मैं कई सालों से यह प्रयास कर रहा हूं, शपथ देता हूं हमारे सारे लोगों को कि सांस रुकी तो चलेगा, व्हील नहीं रुकना चाहिए। हमने रेलवे में आए हैं तो व्हील चलाने के लिए आए हैं, तो जब तक सांस चलेगी व्हील चलना चाहिए। मेरी भारत माता को परम वैभव अगर देना है, मेरी भारत माता को अगर मुझे पूरे दुनिया का सरताज पहनाना है, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए काम करते हुए कई सारे चिन्ह विभिन्न, यानी विभिन्न संगठनों से मेरा संगठन मुझे परिवार जैसा खड़ा करना पड़ेगा। हम कर सकते हैं, विश्वास रखो। जो संस्कारी है, जो अच्छा है, जो त्यागी है, जो मैत्रीपूर्ण है, जो इन सब यानी इन सारे आयामों से सज्ज है, इन सारे संस्कारों से सज्ज है, आने वाले दिनों में वही संगठन परिवार करके उभरेगा और इस रेल को बचाएगा। आज मुझे आपने इस सुंदर से आपके सत्र में बुलाया। सही बोले तो माननीय उमेश जी महाडिक, माननीय मिश्रा जी, इन्होंने काफी आग्रह किया था कि मैं आऊं। मेरी समय की व्यस्तता के कारण मैं इससे पहले नहीं आ पाया। ऊपर से थोड़ा सा टेंशन मुझे हो गया था। एक तो देशपांडे जी जैसे या भारतीय रेलवे मजदूर संघ के संगठन सचिव, संगठन मंत्री, वो इस प्रोग्राम में आए हुए हैं।
तो बच्चे को एग्जाम लिखते समय जैसे कोई गुरुजी पीछे खड़ा हो गए तो जो टेंशन आती है वो पूरे सत्र में मुझे थी। यानी मैं तो, मेरा संगठन बहुत छोटा है, भारतीय मजदूर संघ तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। मेरे जैसे छोटे आदमी को अपने इस बहुत ही सुंदर विषय के लिए चुना। मैं आप सबका आभारी हूं और मैं आप सबको विनती करता हूं कि आओ एक सुंदर सा परिवार बनाओ, जिस परिवार में मैत्री हो, त्याग हो, संस्कार हो और जो हमारे देश को एक अच्छा सा संगठन दे पाए और हम सबको ताकतवर बनाए और कुछ अच्छा हो जाए कि जिससे हम सबसे, सबके जो कर्तृत्व है, हम सबकी जो करनी है, वो सारी, उसकी सारी अच्छाइयां मेरे भारत मां के चरणों में समर्पित हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद धनंजय दादा।